तो उसके बाद से मेरे को आदत पड़ गई, फिर मैंने नॉवेल पढ़ना चालू किया, फिर मैंने वहीं से लिखना चालू किया। फिर अब जब हुआ ना तो मेरे को ऐसा पढ़ते पढ़ते मतलब होता नहीं, बहुत सारी किताबें मेरे पास, अब भी मेरे पास बहुत सारी किताबें। वो वाले किताब वाले हो? मैं किताब वाली हूँ, मुझे बड़ा शौक है किताबें पढ़ने का, लेकिन हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, थैंक्स टू ऑल द मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग। हाँ, मेरे को होता कि इसने पढ़ के अकेले ही समझ लिया है ना? तो मतलब ये मेरे को भी शुरू से बताएगी कि इतनी बड़ी किताब में क्या है, तो वो मतलब होता कि वो अकेले ही ज्ञान ले लिया। मेरे को होता सुन के 4 लोग और सुन रहे, मैं ऐसे करूँ। थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद में। अगर कोई हम बुरा कंटेंट वगैरह देखते तो हमारे रात को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई थ्रिलर भी पढ़ लेना, मैंने देखा है नाइटमेयर नहीं आते उसके बाद, क्योंकि हम पढ़ते हुए ना नहीं करता, नहीं पढ़ते हुए, क्योंकि हम खुद इमेजिन कर रहे होते हैं और हम वही इमेजिन करते हैं जो हम सह पाते हैं। जो देखते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही बात है, क्या बोलूं। तो इसीलिए हम पढ़ने में आपको, और इसलिए आपका इमेजिनेशन भी सही होती है, तो आप एज ए ह्यूमन बहुत स्मार्ट बनते हो। इसीलिए सुनने में फायदा होता है, क्योंकि जब आप सुन भी रहे हो या रात को सो भी रहे हो, तो अच्छी चीज सुनते हुए आप जब सो जाते हो तो पूरी रात वो अच्छे विचार ही मन में रहते हैं और आपकी सुबह अच्छी होती है। और कभी नहीं, पहले मैं क्राइम तक सुनता था, मिलने का समय सुबह 9 बजे से शाम मैं क्राइम तक सुनता था। वो जब अपने घर से निकलती थी वो उसके पीछे पीछे आता। क्राइम तक में अगली कहानी हम सुन रहे हैं, वो सुनता था मैं। इसने मुझे भी सुनाया है भाई, वो पहले से जानती थी कि उसका पति उसको मारने की शम्स ताहिर खान भाई साहब, शम्स ताहिर खान ही है ना नाम उनका, सॉरी सर अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं तो, लेकिन शम्स ताहिर खान ही है। और अभी 2 साल से मैंने बंद किया है, क्योंकि मैं इतना घुस चुका था कि मेरे को रोज कोई मर्डर की कहानी। 2 साल से मतलब कब कितना टाइम पड़ा? कोविड से चालू किया सुनना, सुनते थे भाई। और भाई और घर पे रह के सुन के बीवी को मार नहीं सका, देखो। नहीं, बट मारने की बात नहीं, इट्स लाइक कि आपको ये क्या होता है ना, कि मेरे को इतना मानना है कि राइटिंग इज रीडिंग ह्यूमंस। इफ यू रीड ह्यूमंस देन यू कैन राइट, क्योंकि फिर आप ओरिजिनल लिखते हो। क्यों? आपकी कहानी कोई फिल्म ही नहीं बनी होगी तो मैंने कहानी लिख दी। वैसे ही जो सारी हम कहानियां देखते रहे, उसने किसी ना किसी को देखकर राइटर को इंस्पिरेशन मिली है। तो मैं इसलिए इंस्पिरेशन देख रहा था क्योंकि कोविड के बाद सारी हॉरर, और हॉरर से ज्यादा क्राइम आने लग गया था। पर क्राइम का कुछ भी पढ़ना सुनना अफेक्ट तो करता है थोड़ा, क्योंकि मैं क्राइम पेट्रोल ना मैं एंकर कर रही थी। अनहैप्पी मॉर्निंग्स होती थी मैं क्राइम पेट्रोल, हाँ, आई यूज्ड टू गेट अप अनहैप्पी, शायद क्योंकि पूरी रात वो नेगेटिविटी। कोई हम फिल्म भी देख लेते हैं। हाँ, नहीं मैं ना जैसे क्राइम पेट्रोल एंकर कर रही थी, एंड काफी सारे एपिसोड्स हैं, वो था विमेन अगेंस्ट क्राइम का एक सेगमेंट था। तो मेरा क्या होता था कि मैं सिर्फ एंकर नहीं करूंगी कि मतलब मैंने जो स्क्रिप्ट मिला बोल दिया, मुझे कहानी जाननी है कि कहानी में अब पता चले कि हर बार मैं पहले कहानी जानूं, वहां लड़की घर से निकली हंसते खेलते उस बाहर निकली और कुछ हो गया। हर कहानी में वो हो रहा है। पता चले कि भाई साहब मैं तो एंकरिंग की स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते रात को फिर मेरे को नाइटमेयर्स आ रहे हैं, और अगले दिन मैं उससे हेडेक लेके पहुंची हूँ शूटिंग करने। तो दैट हैपेंड फॉर गुड 3-4 months। इट अफेक्टेड मी। अनूप सोनी सर पता नहीं कैसे कर लेते होंगे यार इतने सालों से। तो प्रोड्यूस करना ही शुरू कर दिया, वो तो एक्सपर्ट हो चुके थे। नहीं, पता है वो क्या होता है हर्ष, के मैंने जैसे अभी एक एक्टिंग की वर्कशॉप ली, ठीक है, एक नामी कोच है, उनके साथ मैंने वर्कशॉप ली, और हमारे कुछ सीन्स थे। जैसे अब क्योंकि वो एक्टिंग वर्कशॉप होती है तो वो बहुत कैरेक्टर में घुसने के लिए आपको वो करते हैं ना, पुश करते हैं। तो वो इमोशनल सैड सीन्स होंगे, इमोशनल सीन्स होंगे, कई बार आपका ट्रॉमा है जो आपको सीन में लेके आना है, राइट। तो वो कुरेदते हैं, वो हर एक्टिंग वर्कशॉप में आपको कुरेदना सिखाते हैं अपने आप को, कि वो इमोशन बाहर आए, राइट। अब वो तो कर दिया आपने, और आपने वो एक सीन कर लिया, आप वो सीन वहां पे नहीं खत्म होता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसका कुछ अंश घर पे भी लेके आते हो। अब एज अपोज टू जैसे टीवी में हम लोग सीन्स करते थे, अब आप हर दिन 4 इमोशनल सीन कर रहे हो, और आप 25-26 दिन के आर्टिस्ट हो। आप उस लेवल पे अफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे अफेक्ट होने शुरू हो जाओगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सेम चीज जैसे तुमने बोला अभी कि तो आप लोग क्या डिटैच कैसे करते होगे फिर? जैसे वो आपके अंदर का जो निकाला ट्रॉमा। नहीं, वो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक फिल्म में आपने 1 सीन कर दिया, 2 सीन कर दिए, 4 सीन कर दिए, हो गया। लेकिन आपको टीवी में जब रेपिटेटिवली वही सेम चीज हर दिन दोहरानी है, तो आपको यू हैव टू लर्न अ मैकेनिज्म जिसमें आप पूरा मत डाल दो, एंड वो स्विच ऑफ करना आप सीख जाते हो। स्विच ऑफ करना सीखना आना ही पड़ेगा। सही बोले। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जब आप इमोशनल चीज करता है उससे चिंता में आता है,
करेक्ट। लेकिन जो आदमी कॉमेडी करता है ना, वो बैक स्टेज ना, जब स्पेशली कॉमेडी करनी होती है, उसके पहले और उसके बाद वो फनी नहीं होता, बड़ा चिंता में होता है, वो गुस्सा में होता है, परेशान होता है। चाहे मैं हूं, भारती है, मैंने कपिल भाई को भी कभी ऐसा बैक स्टेज पे ऐसे नहीं देखा। ही इज ऑलवेज वो अपने जोन में रहते हैं। है तो परफॉर्मेंस ही मेरे को ऐसा रहता है बैक स्टेज, ऐसा रहता है, ऐसे कर ही लेंगे ही, ऐसे करते हैं लोग। क्यों ऐसा है कि एनर्जी बचा के रखते हैं? नहीं भाई, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, जैसे बहुत सीरियस चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी चीज का एक एग्जांपल देता हूँ। 100 लोग आपको हाई कर रहे, एक आदमी गाली देता है, याद कौन रहेगा? गाली। आदमी खुशी को कम होल्ड कर पाता है, दर्द को ज्यादा होल्ड करता है। तो इसीलिए जब आदमी इमोशन, जैसे कोई भी बोला रहे मैं कोई डार्क कैरेक्टर में था, मैं डार्क कैरेक्टर में 6 महीने घुसा रहा और फिर मैं उसी डार्क कैरेक्टर में और महीने। अच्छा, अगर आप कॉमेडी करते हो तो आप उसके बाद कॉमेडियन क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि खुशी जल्दी भूल जाते हो। लेकिन जैसे ही दर्द है ना, वो दर्द से आपके और दर्द, ये भी दर्द, वो भी दर्द, ये भी दर्द, सारे दर्द एक साथ आके आपको लगता है हाँ यार जिंदगी तो है दुख भरी। लेकिन जब खुशी आती तो नहीं लगता है। वो बोलते हैं ना कि एक वो था, कोई फिल्म में ही था, यूज हुआ था कहीं, बहुत बड़ा पुराना जोक था कि आप जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक दुख पे बार बार रोते क्यों? तो ये परसेप्शन है कि वो हो नहीं सकता। हम वी आर मेड लाइक दैट। ये तो बात सही कि एक जोक पे हंसते नहीं लोग, एक जोक पे बार बार नया लाना पड़ता है। और बैक स्टेज आप जितने भी कॉमेडियन देखोगे ना, स्टैंड अप वाले, एक होते हैं कैसे और दिव्यंका, अरे भाई हो बात, अरे हाँ एंट्री है ना मेरी, हाँ, कोई ऐसे नहीं होते भाई। एक स्टैंड अप वाले जो सीरियस वाला होगा ना, वो गए, पता नहीं उस वक्त क्या हो रहा है स्टेज पे, वो इतना ही बेशर्म, ऐसा हो रहा होता भाई स्टेज पे ये इतनी बेशर्म को ना। बस वो लास्ट के जो पीछे के 5 मिनट है ना स्टेज में, वो ये आते भी ना, टचअप होता कि छोड़ो भाई, हाँ छेड़ना भी मत अभी। भारती जी, वो फिर ना लास्ट में कईयों को होता है कि ये तो कॉमेडी करती है, हेलो भारती जी, ओके साहब, मस्त ही आएगा। मेरे को होता कि इसने और कह दिया कि अभी तो मस्ती आएगा, तो मेरे को उस चीज के लिए स्टार्ट तो होने दे। तो वो जो चुपपन होता है ना, वो जो चुप होती है ना 5 मिनट की बैक स्टेज पे, वो 4th गियर होता है भाई हमारा। वो एक्चुअली ना वो मेडिटेटिव होता है। वो एक तरह से मेडिटेशन होता है, जस्ट यू एंड योर थॉट्स, ब्रीदिंग काम करने की। वो सबकॉन्शियस माइंड, आई थिंक आपको वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मैकेनिज्म आ जाता है कि अपने आप को काम रखो। काम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने आज तो कॉमेडी कर ली इधर उधर, आपने इधर उधर मस्ती वस्ती करके आप एक दिन चले गए, लेकिन आप हर दिन इस मूड में नहीं रहोगे। सही बोले। आप कभी घर की प्रॉब्लम भी लेके आओगे, तो उस दिन क्या होगा? फिर आप क्या वो लेके जाओगे? नहीं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू लर्न टू सेंट्रलाइज योरसेल्फ एंड देन गो ऑन स्टेज। आई थिंक हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, हर परफॉर्मेंस से पहले। हम जब अपनी एक्टिंग कर रहे होते हैं तब भी सीन के पहले वो चल रहा होता है कि यू डोंट वांट टू मिंगल, डोंट वांट टू टॉक। ये मालूम मैंने एक जगह और अजीब सी जगह पे मैंने नोटिस किया, खतरों के खिलाड़ी में ना, मैं जब जा रही होती थी परफॉर्मेंस से, आपने ये देखा मेरा भी कैसा निकला। खतरों खिलाड़ी पे जिसने किया ना, उनका निकलता है। बट ये पहली बंदी है जिसने मगरमच्छ को पर्स बनाया था भाई, ऐसा लेके निकल गई आगे। कैसे जानवरों से मतलब इतना लगाव मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा भी नहीं कि कोई मुंबई की लड़की ये जिम किया, भोपाल की लड़की ने। और पता है आपकी, मुझे खुद को नहीं पता था, मैं कर लूंगी। आपने जो वो जानवरों को जिस तरह से पकड़ा ना, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए बुरा है और किसको शर्म आई है ना, तो मुझे आई है। क्यों? क्योंकि 2 सीजन पहले मैं इतना गंदा चिल्लाता था ना यही सेम चीजें करने में, तो अब वो लोग तो मुझे ये बोले यार ये लड़की कर रही है और तू क्या कर रहा है। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता है। मैं तो और मैंने चूड़ा, मंगलसूत्र, मेरी नई शादी हुई और मेरा पति चिल्ला रहा सांपों के बीच में, ऐसे लगे घर वाले देखेंगे। रोहित शेट्टी सर बहुत अच्छे थे यार, पर इसमें लड़की और लड़का वाला है ही नहीं कुछ। अलग होता है। तो भाई जहाँ डर आया ना, मुंह खोला। पर आप देखोगे अगर जनरली खतरों में लड़कियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। व्हाई? बिकॉज दे आर मोर सेंट्रलाइज्ड। दिस कम्स बैक टू दैट सेम पॉइंट कि जब मैं करने जा रही होती थी ना कुछ भी, तो मैं वही अपने आप को एकदम सेंट्रलाइज कर लेती थी कि बस कुछ नहीं, शांति मुझे ये शांति पूछना शांति। कि माने कैसे खतरों के खिलाड़ी में दिव्यंका त्रिपाठी, जो मतलब कि इंडियन टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम है। अगर बहू आप ऐसा देखते हो तो आपको एक प्यारी सी स्माइल, छोटा सा मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, साड़ी में, यही लड़की दिखती है। और ये लड़की ने कैसे माना?
असल में इन्हें मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा स्लिप डिस्क था, 2 लिगमेंट टीयर्स थे, एंड खतरों में सॉरी वो नच बलिए के टाइम पे भी था। तो स्लिप डिस्क तो एक पूरा हफ्ता मेरा एक बार स्लिप डिस्क के पेन में गया था, फिर वो मैं वो जो आपकी फिजियो है ना, वो जो आपकी फिजियो है वो आज भी हमारी फिजियो है। फरनाज आज भी हमारी फिजियो है। आपके लिए फरू है वो? फरू है वो हमारे। सॉरी यार, मुझे लगा इनके लिए फरू हम दोनों के लिए फरू है। फरू हाँ फरू आज के बाद हम भी उन्हें फरू कहेंगे। नहीं हमें